नमस्कार। जब भी हम इंडिया के वाटर क्राइसिस यानी जल संकट के बारे में सोचते हैं ना, तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? सूखी हुई नदियां या फिर बिल्कुल खाली झीलें, राइट? लेकिन आज हम इस मुद्दे की एक ऐसी सच्चाई को अनपैक करेंगे जो आमतौर पर छिप जाती है। आज हम देखेंगे कि भारत का जल संकट सिर्फ पानी की फिजिकल कमी यानी इकोलॉजिकल स्ट्रेस का नतीजा नहीं है। एक्चुअली ये कास्ट, जेंडर और पावर की गहरी असमानताओं से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस विश्लेषण में हम आंकड़ों के पीछे की उस व्यवस्था को समझेंगे जो ये डिसाइड करती है कि किसके बर्तन में पानी आएगा और किसका बर्तन खाली रहेगा। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। इस पूरे इशू को हम एक आइसबर्ग मॉडल की तरह अप्रोच करेंगे। पहले हम संकट का स्केल देखेंगे, फिर द क्यू रिपब्लिक, उसके बाद महिलाओं पर इसका असर, मेगा प्रोजेक्ट्स के मुकाबले माइक्रो सॉल्यूशंस और लास्ट में इस मुद्दे की कानूनी सच्चाई। पहला पॉइंट, द स्केल ऑफ स्कार्सिटी, एकदम आइसबर्ग के टिप की तरह। आइए देखते हैं कि पानी की कमी का फिजिकल संकट आखिर कितना बड़ा है। 60 करोड़, जी हाँ, 600 मिलियन। नीति आयोग के हिसाब से आज इंडिया में 60 करोड़ से ज्यादा लोग हाई से लेकर एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस फेस कर रहे हैं। सोचिए, ये हमारी लगभग आधी आबादी है जो हर रोज पानी की भारी किल्लत झेलने को मजबूर है। और ये अगला आंकड़ा सिचुएशन को और भी सीरियस बना देता है। 1486 क्यूबिक मीटर, ये आज इंडिया में पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इंटरनेशनल लेवल पर वाटर स्ट्रेस का डेंजर मार्क 1700 होता है, यानी हम पहले से ही डेंजर मार्क के काफी नीचे हैं। और अनुमान तो ये है कि 2050 तक ये फिगर गिरकर सिर्फ 1140 रह जाएगा। और इस सब की कीमत हम सिर्फ पानी की बूंदों में नहीं चुका रहे हैं। हर साल करीब 2 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें पीने का साफ पानी नहीं मिल पाता। ये नंबर सच में इस संकट की गंभीरता और अर्जेंसी को पूरी तरह से सामने ला देता है। और अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो डेटा चौंकाने वाला है। देश का 70% ग्राउंड वाटर आर्सेनिक और फ्लोराइड जैसे टॉक्सिक एलिमेंट्स से दूषित है। सरकारी तौर पर एक रूरल हाउसहोल्ड में पर पर्सन मिनिमम 55 लीटर पानी चाहिए होता है, लेकिन रियलिटी में कमलावती जैसी महिलाओं को पर पर्सन सिर्फ 29 लीटर पानी मिल रहा है। नीति आयोग का अनुमान है कि 2030 तक हमारी पानी की डिमांड अवेलेबल सप्लाई से एग्जैक्टली 2 गुनी हो जाएगी। ये रॉ डेटा सच में अलार्मिंग है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, द क्यू रिपब्लिक। यहाँ हम सरफेस के नीचे जाएंगे और देखेंगे कि कास्ट और वाटर कंट्रोल का क्या कनेक्शन है। साल 1927 में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने महाद में पानी के अधिकार के लिए 3000 दलितों के साथ एक ऐतिहासिक सत्याग्रह किया था। आज लगभग 1 सदी बाद भले ही कानून बदल गए हों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ गए हों और जल जीवन मिशन जैसे इनिशिएटिव्स चल रहे हों, लेकिन भेदभाव खत्म नहीं हुआ है। उसने बस एक नया रूप ले लिया है, एक आधुनिक लाइन यानी एक मॉडर्न क्यू, जहां आज भी डिस्क्रिमिनेशन पूरी तरह से जिंदा है। तो आखिर ये द क्यू रिपब्लिक है क्या? बेसिकली ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां पानी लेने वाली लाइन में रूल्स कास्ट के आधार पर डिसाइड होते हैं। 2022 की एक रिसर्च पेपर साफ दिखाती है कि जिन जगहों पर पाइप वाला पानी फेल हो जाता है या नहीं पहुंचता, वहां आज भी गांव के कुएं और तालाबों पर अपर कास्ट लोगों का कंट्रोल होता है। डोमिनेंट ग्रुप्स आके लाइन काट देते हैं और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को बस इंतजार करना पड़ता है। इसे ग्राउंड लेवल पर समझने के लिए हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की कमलेश कुमारी का अनुभव सुनिए। वो बताती हैं कि उन्हें याद भी नहीं कि कितने दिन वो घंटों लाइन में खड़ी रहीं और खाली हाथ लौट आईं, क्योंकि अपर कास्ट के लोग आकर उनकी लाइन काट देते थे। वो कहती हैं कि खाली बर्तन लेकर लौटने वक्त उन्हें बहुत अपमानित महसूस होता था। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये बुंदेलखंड जैसे इलाकों में मार्जिनलाइज्ड महिलाओं की रोजमर्रा की सच्चाई है। और यही हमें हमारे तीसरे पॉइंट तक ले जाता है, द जेंडर बर्डन। यहाँ सफरिंग की 2 अलग अलग गहराइयाँ सामने आती हैं।
अगर आप ध्यान दें तो इस संकट के दो बिल्कुल अलग रूप आपको दिखेंगे। एक तरफ है कमलावती यादव, जिनका स्ट्रगल प्योरली फिजिकल है। उन्हें रोजाना आधा किलोमीटर चलकर अपने परिवार के लिए पानी ढोना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ है कमलेश कुमारी, जिन्हें इस फिजिकल मेहनत के साथ साथ सामाजिक बहिष्कार और जाति के आधार पर सोशल ह्यूमिलेशन का भी सामना करना पड़ता है। इन महिलाओं की रोज की जिंदगी सोचिए, मीलों तक चलना, जरूरत से आधा पानी उठाना, ताकतवर वर्गों की मेहरबानी के भरोसे घंटों लाइन में लगना और पब्लिक वेल्स पर सोशल एक्सक्लूजन झेलना। ये साफ दिखाता है कि पानी की कमी सिर्फ एक फिजिकल स्कैरिसिटी नहीं है, ये एक ओवरलैपिंग बर्डन है जहां सोशल इनइक्वालिटीज इस क्राइसिस को 1000 गुना ज्यादा तकलीफदेह बना देती हैं। पॉइंट नंबर 4, मेगा प्रोजेक्ट्स वर्सेस माइक्रो सॉल्यूशंस। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के दो बिल्कुल अलग अप्रोचेस हमारे सामने हैं। समाधान के ये दो रास्ते एकदम विपरीत है। एक तरफ है विशाल केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, जो लगभग 44,600 करोड़ रुपए का एक मैसिव टॉप डाउन गवर्नमेंट मॉडल है। वहीं दूसरी तरफ है बुंदेलखंड का जल सहेली मॉडल, एक बॉटम अप ग्रासरूट्स लेवल मुहिम जहां 1500 से ज्यादा महिलाओं ने खुद आगे आकर चेक डैम्स और रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर काम किया है। दोनों ही मॉडल्स के अपने फैक्ट्स हैं। केन बेतवा प्रोजेक्ट का लक्ष्य 62 लाख लोगों तक पानी पहुंचाना है, पर इसके आलोचक बताते हैं कि इससे लगभग 9000 हेक्टेयर जमीन डूब जाएगी, जिसमें पन्ना टाइगर रिजर्व का हिस्सा भी शामिल है। साथ ही इससे हजारों आदिवासी और दलित परिवारों को विस्थापित होना पड़ेगा। कुछ एक्सपर्ट्स इस प्रोजेक्ट की हाइड्रोलॉजिकल साइंस और डेटा ट्रांसपेरेंसी पर भी सवाल उठाते हैं और पॉइंट आउट करते हैं कि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की कीमत अक्सर मार्जिनलाइज्ड लोगों को चुकानी पड़ती है। अब जरा जल सहेली मॉडल को देखिए। जल सहेली लीडर पुष्पा विश्वकर्मा बताती हैं कि पानी लाने के लिए लंबा सफर तय करना और फिर खेती और घर का काम करना उनकी हेल्थ और फैमिली लाइफ पर बहुत बुरा असर डाल रहा था। इसलिए इन फ्रेंड्स ऑफ वाटर ने मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर आने का वेट नहीं किया। उन्होंने खुद ग्राउंड पर उतरकर लोकल वाटर कंजर्वेशन को रिवाइव किया। ये अप्रोच क्लियरली दिखाता है कि कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव्स क्या बदलाव ला सकते हैं। और अब आते हैं हमारे आखिरी और बहुत अहम पॉइंट पर, द लीगल रियलिटी। संविधान जो हमें गारंटी देता है और जमीन पर जो सच में होता है, उसके बीच का राइट्स गैप। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट करने वाला है। 1991 में सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ में साफ और पोल्यूशन फ्री पानी का अधिकार प्रैक्टिकली शामिल है। यानी टेक्निकली पानी पाना सबका फंडामेंटल राइट है। पर यहाँ सबसे बड़ा पेच क्या है? पेच है ये एनफोर्समेंट गैप, क्योंकि हमारे पास कोई ठोस कोडिफाइड नेशनल वाटर राइट्स लॉ नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी दलित महिला को पानी लेने से रोका जाए तो उसके पास अदालत में रिट पिटीशन डालने के लिए ना तो वक्त होता है, ना पैसा और ना लीगल रिसोर्स। वहीं एक ताकतवर लैंडलॉर्ड इजीली और गहरा बोरवेल खुदवा सकता है। अधिकार सिर्फ तब तक मायने रखते हैं जब तक आप उन्हें क्लेम कर सकें। और ये पूरी स्थिति आखिर में हमें बहुत प्रोफाउंड सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। भारत का जल संकट सिर्फ एनवायरनमेंट या पाइप्स का इशू नहीं है, ये प्रैक्टिकली इस बारे में है कि ये रिपब्लिक, ये देश किसके द्वार तक अपनी सुविधाएं डिलीवर करना जरूरी समझता है। 1927 में महाद में भी यही सवाल पूछा गया था और आज क्यों में खड़ी वो महिलाएं भी एग्जैक्टली यही पूछ रही हैं। इस संजीदा मुद्दे पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए। आज की इस विश्लेषण चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।